हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश एनएचएम का यहाँ पे एग्ज़ाम डेट आ गया है और उसी के ही देखते हुए हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी तक हमने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपके लिए 14 क्लासेस कंडक्ट करवा दिया है। यदि किसी भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने अभी तक हमारा पूरा एनएचएम के रिगार्डिंग 14 क्लासेस नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे जाइएगा। जैसा आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये हमारा ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है। इस पर आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज चैनल सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें लिखा लेगा MP NHM स्टाफ नर्स क्लासेस। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ही जितना अभी तक हमने एनएचएम का क्लासेस आपके लिए लिया है वो सारा ही क्लासेस क्या देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट के रूप में, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और ऐसे करके पूरा 14 क्लासेस मैंने यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर ऐड हो रहा है वो अपना पूरा क्लास कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाले एनएचएम एग्ज़ाम में आपको काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा क्लासेस रहने वाला है वो आज का हमारा क्लासेस 15वां क्लासेस रहने वाला है। हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं। जितने भी प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको बताते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से आपको उनको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लासेस रहने वाला है वो 15वां क्लासेस रहने वाला है। यदि कोई भी स्टूडेंट्स नया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक क्लास का अपडेट डायरेक्ट आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाए और आपको किसी भी क्लास का वेट करना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैंने पिछली बार जो क्लासेस कंडक्ट करवाया था आपके लिए वो क्लासेस मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन के समथिंग मैंने आपके साथ डील करवा दिया था। कितने करवा दिए थे? 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ कवर कर दिए थे। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 26 से क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि किस टाइप से एनएचएम आपसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको क्वेश्चंस को बना के अपने आंसर्स को पुटअप करना है। तो यहाँ पे जो 26 नंबर का आज का हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। द सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर अ चाइल्ड विद द फियोक्रोमोसाइटोमा इज। तो यहाँ पे पूछा गया कि सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होता है यदि किसी चाइल्ड को फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बात करते हैं। सबसे पहले एडेनोक्टोमी करेंगे क्या, या फिर भाई बात करें हम थायरोइडोक्टोमी के लिए हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे क्या, या डुडेक्टोमी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे क्या, या कि टोक्टोमी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे क्या, साइटेक्टोमी के लिए ट्रीटमेंट करेंगे क्या। तो यहाँ पे जो हमारा फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है जिसमें क्या होता है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका किडनी होता है ना फ्रेंड्स, जैसे किडनी होता है, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स आपको प्रेजेंट होते हैं, कितने एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? 2 किडनी होती है, तो दोनों ही तरफ आपको दोनों ही एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ट्यूमर लाइक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा हम उसको एडेनोलेक्टोमी करेंगे, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड को क्या करेंगे वहाँ से रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका एक्स्ट्रा ट्यूमर ग्रोथ हो रखा है वो क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि जो आपके लिए रहने वाला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यदि डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, या हाइपरटेंशन पेशेंट है तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, या डर्मेटाइटिस हो रखा है पेशेंट को तो उसके लिए यूज़ करेंगे क्या, या ओवेरियन सिस्ट हो रखा है तो उसके लिए पेशेंट के लिए हम यूज़ करेंगे क्या। तो स्टूडेंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन को हमेशा 2 बार रीड करना होता है और चारों ऑप्शन को ही 2 बार अच्छे से रीड करना होता है, तभी जाके आप अपने आंसर एग्ज़ाम में पुटअप करिएगा। ठीक है, ऐसा गलती मत करिएगा कि क्वेश्चन नहीं पढ़ा और आपने अपने आंसर चिपका दिए, तो ये गलती आपको नहीं करना है। हमेशा ध्यान देना है, हमेशा ही चाहे उस क्वेश्चन आपका 1 लाइनर ही क्यों ना हो बट उसको 2 बार ज़रूर पढ़ना है, और क्वेश्चन भले ही आपका 4 लाइन वाला ही क्यों ना हो फिर भी उसको 2 बार पढ़ना है। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं एग्ज़ाम में कि वो क्वेश्चन को ही अच्छे से रीड आउट नहीं करते, तो उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देन बात करें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर आंसर देने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है,
तो जो इसके लिए राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग में ही, कि जितने भी अभी तक एनएचएम मध्य प्रदेश की तरफ से जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे हमारे व्हाट्सअप चैनल का जो ग्रुप है वहाँ का उसको लिंक देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिर वहाँ पे हमको मैसेज पुचअप कर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए। वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट से किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो यदि आप एनएचएम का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो और एनएचएम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे ही क्वेश्चन पेपर आपको क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने को मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो इसका आंसर देखने को मिलेगा वो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या कहता है कि आपको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को उसमें कन्वर्ट नहीं होने देता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बीपी जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम द नेक्स्ट क्वेश्चन का, द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। यहाँ पे पूछा है कि वह फैक्टर कौन सा कंसिडर किया जाता है सिलेक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, कौन सा किया जाता है। ठीक है, साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एरिया ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बात करें हम कॉस्ट ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनिज्म रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है उसका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है सेंसिटिविटी पैटर्न होता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेंसिटिविटी पैटर्न होता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीप्लेटेड ड्रग। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा वो ड्रग है कि जो एंटीप्लेटलेट की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, इग्राट्रोपिन रहने वाला है क्या, एस्प्रिन रहने वाला है क्या, कार्बामिजेपाइन रहने वाला है, या ये सभी रहने वाला है। तो जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है वो कौन सा होता है, तो हम हमेशा ही क्या करते हैं, एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट होता है कि जो कि आपकी प्लेटलेट को वो के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम हमेशा ही क्या देते हैं, एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यह ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ठीक है, एस्पिरिन हो गया, कार्बेंजमाइसिन नहीं होता है। ठीक है, एग्रोटोबेन नहीं होता है, ऑल ऑफ दिस तो राइट आंसर हमारा रहने नहीं वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, आपको क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, द ड्रग यूज इन ऑर्डर टू रिड्यूस एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन पेशेंट्स विद द ओपन एंगल ग्लोकोमा एंड द ओक्यूलर हाइपरटेंशन इज। तो यहाँ पे पूछा था ड्रग कौन सा हम यूज़ करते हैं यदि एलिवेटेड आपका टेम्परेचर और एलिवेटेड इंट्राओक्यूलर प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है, तो एंगल ग्लूकोमा और ओक्यूलर हाइपरटेंशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करते हैं क्या, या डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं क्या, या बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, या एंटी मेटाबोलाइट यूज़ करते हैं क्या। तो यदि आपका क्या बोलते हैं कि यदि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बीटा ब्लॉकर से ड्रग का यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है, बीटा ब्लॉकर से ड्रग का क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका राइट वन जो आंसर देखने को मिलेगा वो बीटा ब्लॉकर से देखने को मिलेगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम हार्ट पेशेंट को देते हैं, जो भी जितने भी कार्डियक डिजीज होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक आपको पता है रीनल सिस्टम के रिगार्डिंग आपका यूरिन आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, ये और ये भी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होता है जिसमें क्या होता है कि वो आपको इंट्राओक्यूलर प्रेशर है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमेशा ही आपको क्वेश्चन को एलिमिनेशन पैटर्न का यूज़ करना है और उसी तरीके से पैटर्न को यूज़ करते हुए अपने आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात करते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन का, इफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी इज सस्पेक्टेड इन अ पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड बी इंस्टीट्यूट फर्स्ट टू ओपन एयरबैग। तो यहाँ पे पूछा है इफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी, यदि किसी पर्सन का फॉरेन बॉडी हो जाता है तो पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, सबसे पहले जो फर्स्ट एक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, क्या करेंगे, इंटूबेशन कर देंगे क्या डायरेक्टली उसको, या फिर शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल करेंगे क्या, या जो थ्रस्ट मैनुअर यूज़ करेंगे क्या, या उसको प्रोन पोजीशन में अपन
क्वेश्चन को लटाएंगे क्या। तो जो यहाँ पे 31 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यदि किसी पर्सन को फॉरेन बॉडी का क्या हो जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है नर्सिंग ऑफिसर्स का इंटरवेंशन रहता है वो क्या रहता है, जो थ्रस्ट मेंबर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो थ्रस्ट मेंबर हमेशा हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा जो थ्रस्ट मेंबर होता है वो प्रेगनेंसी में क्या होता है, अवॉइड होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देना होता, कभी कभी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंट्यूबेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले चेक तो करेंगे कि क्या कुछ कंडीशन अराइज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ठीक है, इंट्यूबेशन इसका कोई राइट आंसर देखने को नहीं मिलेगा। शिफ्टिंग टू हॉस्पिटल, ऑब्वियसली यदि ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है तो बाद में हम शिफ्टिंग करते हैं, बट सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी इंडिकेशन होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है कि किसी पर्सन का यदि उसको चोकिंग वगैरह हो रहा है तो उस चीज़ को सबसे पहले रिलीव करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन भले ही ऐसा आपको आने वाले एग्जाम में ना देखने को मिले, बट इसके आगे पीछे इर्द गिर्द क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात करें हम 32 नंबर के क्वेश्चन का, क्या पूछा गया था आपसे, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट सच एज द प्लाजेंटा आर डिस्पोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैग्स। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ह्यूमन प्लाजेंटा। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग हमेशा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट किस बैग में आप डिस्कार्ड करते हैं, तो उसको क्या येलो में करेंगे क्या, या रेड में करेंगे क्या, या वाइट में करेंगे क्या, या ब्लू में करेंगे क्या। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो राइट वन आंसर रहता है वो कौन सा देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो राइट वन आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, येलो में करते हैं। ठीक है, कौन से में करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमेशा जो येलो में करते हैं, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट हुआ आपका ब्लड रिलेटेड जितने भी होते हैं उनको सबको क्या किस में करते हैं, ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट को किस में करते हैं, हम येलो में करते हैं। ठीक है, रेड में क्या करते हैं, तो रेड में जितने भी रिसाइकल वगैरह प्लास्टिक जो आइटम होता है जो रिसाइकल यूज़ हो जाते हैं उनको हम रेड में पुटअप करते हैं। ठीक है, कि रेड में पुटअप करते हैं। वाइट में आपको पता ही है कि सार्प वगैरह, और बिलो में भी किसी किसी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल पॉलिसी सार्प वगैरह का यूज़ किया जाता है, अलग अलग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लैक में क्या करते हैं, ब्लैक में जो हमारा नॉर्मल जो जनरल वेस्ट निकलता है वो ब्लैक में यूज़ किया जाता है, बट जो नॉर्मल जो हमेशा क्वेश्चन बनता है आपका येलो, रेड और सार्प आइटम से रिगार्डिंग बनता है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग बनता है, सार्प आइटम से रिगार्डिंग बनता है। और जितना भी जो ड्रग्स रहता है आपका, मेडिसिन रहता है, यदि वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको क्या करना है, उसको हमको येलो में पुटअप करना होता है। ठीक है, और जो कांच रिलेटेड आइटम होता है वो आपको में पुटअप करके अलग रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग बनते हैं वो आपसे सीधे ही पूछ लिया जाता है। और हमेशा ही क्या करना है, जितने भी प्लास्टिक आइटम रहता है उनको, जैसे आपका एनजी ट्यूब वगैरह हो गया, बोतल, उनको सबको क्या करना है, कट करके ही डालना है। ठीक है, क्या करना है, कट करके ही डालना है, क्योंकि वो रिसाइकेबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ लोग होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान देना है, उसको कट करके ही मतलब डैमेज करके ही डालना होता है। तो बायोमेडिकल रिगार्डिंग के क्वेश्चन आपसे हमेशा आने वाले एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, एनएचएम एग्जाम में क्वेश्चन 101% आपसे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात करते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन का, अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर मोर देन। तो यहाँ पे पूछा गया अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शुड नॉट बी स्टोर मोर देन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट होता है कितने से कम में हम यूज़ में ज़्यादातर नहीं रखा जाता है। ठीक है, 12 आवर, 24 आवर, 36 आवर या 48 आवर। तो 48 आवर्स तक हम इसको अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट को नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 48 आवर से ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, 48 आवर से रिगार्डिंग और भी जो क्वेश्चन बनते हैं, आपने कभी सुन के रखा होगा जो मॉनिटरी टेस्ट होता है, पीपीटी होता है, उसका भी जो रिजल्ट होता है 48 to 72 आवर्स में ही देखने को मिलता है। कितने में देखने को मिलता है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको एड ऑन कर रहा हूँ। 48 to 72 आवर्स में उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन ऐसे को रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई भी कन्फ्यूजन आपको ऐसे में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या नहीं देखा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का 34 नंबर का, द इंसिनरेशन एस इज़ फाइनली डिस्पोज्ड इन। तो यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग और जो माइक्रोबायोलॉजी के रिगार्डिंग का जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे देखने को पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा है द इंसिनरेशन एस इज़ फाइनली डिस्पोज्ड इन। तो यहाँ पे पूछा है कि इंसिनरेशन फाइनली डिस्पोज किस में किया जाता है, क्या उसको हम रिवर में करेंगे या वाटर बॉडी में करेंगे, क्या लैंडस्केप में करेंगे, डस्टबिन में करेंगे। तो जो इंसिनरेशन रहता है, क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो इंसिनरेशन रहता है, ठीक क्या रहता है, जो आपका इंसिनरेशन देखने को मिलता है वो किस में डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, किस में डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, किस में करेंगे इसको,
तो जो इंसिनरेशन रहता है वो किस में करेंगे आप, तो जो इंसिनरेशन रहता है वो किस में करेंगे, तो जो इंसिनरेशन रहता है वो लैंडफिल में हम एक गड्ढा करके उसको उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, गड्ढा करके उसमें उसको पुटअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मेथड। तो यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यहाँ पे जो जितनी भी ऑटोक्लेविंग की मेथड दी गई है वो इसमें से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कौन सा मेथड नहीं है। तो ऑटोक्लेविंग है कि ऑटोक्लेविंग एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग के अंडर में आता ही है। इंसिनरेशन है, जैसा मैंने बताया कि आपको राख में कन्वर्ट करते हैं, उसको जला के राख में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन है, जिसमें कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे ही सबको किल कर दिया जाता है विथ फोर्स। ठीक है, मिलिंग होता है, मिलिंग कोई भी माइक्रो बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग का कोई भी ऐसा नहीं होता है। तो जो राइट पर आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलिंग रहेगा। आप हमेशा ही क्वेश्चन को एलिमिनेशन पैटर्न से यूज़ करिएगा, ताकि आपको क्या है कि फाइंड आउट हो जाए, आपका लास्ट में जो आपका आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 36 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप अच्छे से रीड आउट करिएगा। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेट एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड एक्सेप्ट रिएक्टिव केमिकल वेस्ट, वैक्सीन, म्यूटिलेटेड पार्ट्स या डिस्कार्डेड ड्रग्स। तो यह जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा आपको, रिएक्टिव केमिकल वेस्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड, मतलब सारा ही जो भी वेस्ट है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेटेड कर सकते हैं, बट रिएक्टिव केमिकल वेस्ट को हम इंसिनरेटेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनएचएम जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, इसीलिए हम आपको क्लास भी कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं 37 नंबर के क्वेश्चन का। क्या पूछा गया था, अ मेथड डेट अलाउ द पेशेंट्स टू सेल्फ एडमिनिस्टर pre-test dose of the analgesic with a prescribed time period by the activated in the infusion pump is। तो यहाँ पे पूछा गया मेथड डेट अलाउ द पेशेंट टू सेल्फ एडमिनिस्टर प्रीसेट डोसेस ऑफ द एनाल्जेसिक, प्रीसेट डोसेस ऑफ एनाल्जेसिक का है उसको प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड पूछा गया है। तो द थेरेप्यूटिक नेबर ब्लॉक करते हैं क्या, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया करते हैं क्या, या इम्प्लांटेबल पम्प्स करते क्या, न्यूरो क्या कहते हैं, न्यूरो एगमेंटेशन करते क्या। तो इसके लिए जो राइट आंसर बन रहने वाला है क्या रहने वाला है, तो इसके लिए पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया रहने वाला है। इस भी केस किसी भी पेशेंट को यदि सर्जरी वगैरह होने वाला है या प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड बाय द एक्टिवेटिंग ऑफ द इन्फ्यूजन पम्प, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया यूज़ करते हैं, थेरापेटिक नर्व ब्लॉक नहीं करते हैं, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया भी नहीं करते हैं। तो जो इसके लिए राइट आंसर है वो 37 नंबर का क्वेश्चन का पेशेंस कंट्रोल एनाल्जेसिया रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। 38 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एनएचएम में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द strategies to prevent unplanned or the accidental extubation in the patient except। तो all of the following are the strategy to prevent unplanned, मतलब unplanned accident हुआ है तो उसके लिए extubation in the patient कौन सा एक्सपेक्ट है, एक्सेप्ट है। ठीक है, एक्सेप्ट लिखा हुआ था वो कौन सा नहीं करेंगे। कीप इन द ईटी ट्यूब लूजली फिक्स्ड रही, तो सब कुछ यहाँ पे जो राइट आंसर देखने को मिला वो क्या देखने को मिलेगा कि इसमें जो ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सेडेशन, उसको एडिक्वेट सेडेशन प्रोवाइड करवाएंगे, यूजिंग फर्स्ट रेस्ट्रेंट करेंगे। ठीक है, कीप द ईटी ट्यूब लूजली फिक्स्ड, तो हमेशा ही जो ईटी ट्यूब होता है उसको लूजली फिट नहीं करना होता है। ठीक है, उसको अच्छे से टाइट फिट करना होता है। रिकॉर्ड द सेंटीमीटर रेफरेंस नंबर एट द लिप्स, तो रिकॉर्ड भी करना है कि कितने सेंटीमीटर का लिप्स है उसका, रिकॉर्ड द सेंटीमीटर रेफरेंस नंबर एट द लिप्स, उसका ये भी रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो बट जो यहाँ पे जो कीप द ईटी ट्यूब लूजली फिक्स्ड, उसको लूजली नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से चीज़ें को ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि क्या पूछा था आपसे आने वाले जो प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था। बात करें डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ पेशेंट्स
शुड आइडियली बिगिन। तो यहाँ पे पूछा है कि जो पेशेंट का डिस्चार्ज प्लानिंग होता है वो कब स्टार्ट किया जाता है। यदि पेशेंट का जो प्लानिंग होता है वो कब स्टार्ट कर दिया जाता है, ये पूछा गया है, ठीक है। बिफोर एडमिशन, यदि एडमिशन नहीं होने से पहले ही कर लिया जाता है क्या, या ड्यूरिंग एडमिशन कर लिया जाता है क्या, आफ्टर एडमिशन कर लिया जाता है, या डे बिफोर डिस्चार्ज। तो ये जो राइट आंसर देखने को मिलेगा, हमेशा ही जो क्वेश्चन बनता है वो ड्यूरिंग एडमिशन। जो पेशेंट होता है उसका ही जो क्या बोलते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग होता है, वो आपके एडमिशन के टाइम पे ही आपसे मतलब आपको कंसिडर कर लिया जाता है कि इस पेशेंट का डिस्चार्ज कब हम करना वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर एडमिशन ही नहीं करते हैं, ड्यूरिंग एडमिशन जब हम एडमिशन करने वाले होते हैं तब उसका प्लानिंग कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है, उसका प्लानिंग कर लिया जाता है कि पेशेंट को कब आपको डिस्चार्ज करना है और कब डिस्चार्ज नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का कि जो आपसे किस में पूछा गया था, कि जो एनएचएम में पूछा गया था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट स्किल इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बीच लेवल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मैनेजमेंट जो स्किल होता है, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैनेजमेंट स्किल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन से लेवल का कंपोनेंट होता है, ठीक है। किसके लेवल, प्रिवेंशन के लेवल में, ठीक है। लो लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल होता है क्या, मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशनल होता है क्या, हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या, या ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या। तो यहाँ पे पूछा गया मैनेजमेंट स्किल इज़ अ एसेंशियल, जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो कौन से लेवल का मैनेजमेंट रहता है, ठीक है, ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। जो मैनेजमेंट होता है वो आपको देखने को मिलता है कि कौन से लेवल का ऑफ द मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो किसने दिए थे, आपको अच्छे से याद रखना है, किसने, हेनरी फ्यूल ने दिए थे, ठीक है। किसने दिए थे, 14 जो प्रिंसिपल है। हमेशा जो क्वेश्चन बनता है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है, जो 14 प्रिंसिपल किसने दिए थे, हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग दिए थे, ठीक है। अच्छे से याद रखना है। इसमें मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट हालांकि एनएचएम में कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, बट आने वाला जो एनएचएम एग्ज़ाम है वो अच्छे से ही होने वाला है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट से कुछ किसी भी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई रिस्क प्रॉब्लम पोस्ट स्प्लेंडेक्टोमी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाई रिस्क प्रॉब्लम पोस्ट स्प्लेंडेक्टोमी। यदि किसी का पोस्ट स्प्लेंडेक्टोमी किया है और उसको बाद में आफ्टर आफ्टर सर्जरी उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या रिस्क होने के चांसेस है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आप वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो तब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमको क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे क्वेश्चन का आंसर हमको देना चाहिए, ठीक है। पढ़ के तो सब लोग जाते हैं, बट जो स्मार्ट मैनेजमेंट करता है वो 2 घंटे का जो मैनेजमेंट होता है हमेशा वही इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या, एडिशन क्राइसिस होता है क्या, डायबिटिक मेलाइटिस होता है क्या, ऑप्शन 3 होता है इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी होता है क्या, या फटीग होता है क्या। तो यहाँ पे जो स्प्लेंडेक्टोमी का जो पोस्ट ऑपरेटिव हो जाता है उसमें क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी वगैरह पावर जो होता है कि आपकी शारीरिक क्षमता जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है किसी भी डिसीज़ या पर्टिकुलर से फाइट करने का वो क्या होता है कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलवेज आपको इन्फेक्शन का कंडीशन देखने को मिलता है। और इन्फेक्शन का कंडीशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आपका इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। एडिशन क्राइसिस होता है जिसमें कि एडिशन का ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, एडिशन का लेवल जो होता है वो देखने को मिल जाता है आपको ज़्यादा देखने को। डायबिटिक मेलाइटिस आपको पता है कि डायबिटिक मेलाइटिस में जिसकी कंडीशन क्या होता है कि आपका इंसुलिन इन प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि डायबिटिक मेलाइटिस के कंडीशन अराइज हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होता है और कैसे पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे आने वाले जो प्रीवियसली एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा, द मॉनिटर यूज्ड टू कंटिन्यूसली रिकॉर्ड द ईसीजी वाइल द पेशेंट इज एम्बुलेटरी एंड द परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज इज। तो यहाँ पे पूछा क्या, उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी कहेंगे क्या, या कार्डियक मॉनिटर कहेंगे क्या, या फिर होल्टर मॉनिटर कहेंगे, या ईसीजी कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था मॉनिटर यूज्ड टू कंटिन्यूसली। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे पूछा गया है कि कंटिन्यूसली रिकॉर्ड द ईसीजी, मतलब आपको कंटिन्यूसली देना है और 24 आवर्स में ही देना है, ठीक है। किस में देना है, देखना है कंटिन्यूसली देखना है और 24 आवर्स में ही देखना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा हम यूज़ किया जाता है, क्या उसके लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं क्या, या कार्डियक मॉनिटर करते हैं क्या,
या होल्टर मॉनिटरिंग किया जाता है या ईसीजी मशीन का यूज़ किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे सिंपल ही पूछा गया है, बट एक लैंग्वेज बना के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो जो हम 24 आवर्स का जो कार्डियक हमारे जो हार्ट का रहता है कि कितना हार्ट हमारे 24 आवर्स में कितना रिदम रहता है, कितना रेट रहता है, और कितनी बीट्स रहती है, कितनी पल्स रहती है, और किस तरीके से आपका हार्ट वर्किंग कर रहा है, उस सब का चिट्ठा बिट्ठा जो होता है वो 24 आवर्स का वो कितना होता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो वो हम 24 आवर्स में ही रिकॉर्ड किया जाता है। और किसके लिए, किसके द्वारा करते हैं, तो वो होल्टर मॉनिटर के द्वारा हम उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि होल्टर मॉनिटरिंग के द्वारा हम 24 आवर्स के अपने हार्ट की एक्टिविटीज़ का पता लगाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी नहीं होता है, वो अलग में। तो ईसीजी में आपको ईसीजी में आपका हार्ट के फंक्शन कैपेसिटी वगैरह रेट रिदम का भी हम यूज़ किया जाता है, बट वो 24 आवर्स के लिए नहीं होता है, एट द टाइम के लिए हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। वाइल फॉर्मुलेटिंग आ नर्सिंग प्रोसेस द प्योरिटीज़ इन द प्लानिंग केयर इज़ बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम किसी पेशेंट का क्या कहते हैं नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो सबसे प्लानिंग केयर आर द बेस्ड ऑन, जो नर्सिंग प्योरिटी रहती है पेशेंट की, और नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं वो किस पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है, किस पे बेस्ड रहते हैं, तो इंटरपर्सनल मॉडल पे, या मास्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स पे, या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राई पे, या वेव ऑफ द क्वेश्चन पे रह देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे पूछा गया है वो किस पे रहते हैं, मास्लो हायरार्की ऑफ द नीड्स की थ्योरी पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो मास्लो हायरार्की की थ्योरी पे डिपेंड रहता है। ठीक है, मास्लो हायरार्की थ्योरी आपको अच्छे से पता होगा कि अब्राहम मास्लो ने दिया था, जिसमें आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड, सेफ्टी, लव लव बिलोंगिंग और फूड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मास्लो हायरार्की थ्योरी है उसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे कभी कभी क्या होता है कि बेसिक पूछ लिया जाता है कि सबसे लो लेवल का क्या है और सबसे हाई लेवल का क्या है। तो जो सबसे जो हाई लेवल का होता है स्टूडेंट्स, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, और सबसे लो लेवल का आपको अच्छे से ही पता है कि क्या बेसिक नीड्स रहती है, फूड फूड वगैरह, लिविंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लोकर। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लोकर के रिगार्डिंग भी आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है। ठीक है, नेफिडिपिन है क्या, या बात करें एट्रोबार्सिटिन है क्या, एडेनोसिन है क्या, है, या फिर बोल रहे हैं टाडल फील है क्या। तो जो राइट वन आंसर आपको लिए देखने को मिलेगा, यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम चैनल ब्लोकर के अंडर में कौन सा ड्रग आता है, तो निफिडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लोकर के अंडर में आता है। निफिडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लोकर में होता है, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम, ये आपके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो हार्ट रिलेटेड कंडीशन है वो क्या हो जाए कि सबसाइड हो जाती है, और धीरे धीरे आपका जो बीपी वगैरह है वो क्या होता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है, इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, बट एड्रेनोसाइसिन नहीं होता है, एट्रोवाटसिन, बट सभी ये जो ड्रग्स है इसमें मोस्टली ड्रग्स सारी हार्ट रिगार्डिंग ही ड्रग्स है, बट जो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्रोकर पूछा है वो उसका पूछा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन क्या पूछता है, हमेशा हमको वही पूछना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको ध्यान देना है और उसी का आंसर पुटअप करना है। कभी कभी क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हमेशा ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन आपको हमेशा राइट लगेंगे और 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे, बट हमको जो क्वेश्चन के हमारा जो फाइट है हमेशा वो 2 ऑप्शन के रिगार्डिंग ही रहता है कि उन 2 ऑप्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन का। द साइन ऑफ द इनएडिक्वेट पेन कंट्रोल इन आईसीयू पेशेंट इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साइन कौन सा है इनएडिक्वेट कंट्रोल ऑफ द आईसीयू पेशेंट का। स्लीप है, अल्टर वाइटल है, एजिटेशन ऑफ द एंजाइटी है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट है। तो यदि कोई पेशेंट आईसीयू में पेशेंट एडमिटेड है और उसको पता लगाना है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है, अनकॉन्शियस, मे बी अनकॉन्शियस हो सकता है, बट उसको आप कैसे पता लगा सकते हो कि उसको पेन हो रहा है, तो एजिटेशन होगा, उसको व्याकुलता होगी और चिंता होगी, मतलब एजिटेशन होगा, बिल्कुल एजिटेटेड रहेगा, और एंजाइटी होगा, उसको चिंतित रहेगा। तो इसकी वजह से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो कि पेशेंट में हैव सम प्रॉब्लम, तो उससे पता लगाते थे। स्लीप की वजह से नहीं होता है, स्लीप तो अच्छा होता है कि पेशेंट को स्लीपिंग हो रहा है। अल्टर वाइटल होता है, जिसकी वजह से नहीं होता है, वो डिसीज़ रिलेटेड कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से, डिसीज़ रिलेटेड कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, एजिटेशन और एंजाइटी हो रहा है और इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो डेट मीन्स कि वो उसका कोई पेन रिलेटेड कंडीशन में नहीं आता। ठीक है,
तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। बात करें 46 नंबर के क्वेश्चन का, अ टेस्ट डन टू कन्फर्म द एडिक्वेंसी ऑफ द अल्नार सर्कुलेशन बिफोर पासिंग द कैथेटर इन द रेडियल आर्टरी इज। तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। अ टेस्ट डन टू कन्फर्म अ टेस्ट डन टू कन्फर्म एडिक्वेट ऑफ द अल्नार सर्कुलेशन, एडिक्वेट अल्नार सर्कुलेशन का एडिक्वेट कौन सा है बिफोर पासिंग द कैथेटर इज द रेडियल आर्टरी। यदि हमें क्या बोला है गया आ टेस्ट, कौन सा टेस्ट कंफर्म करते हैं बिफोर, जब वहाँ से कुछ सैम्पलिंग वगैरह लेते हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट डन किया जाता है। एलन टेस्ट होता है क्या, बार्लो टेस्ट होता है क्या, एमसी विटनी टेस्ट होता है क्या, ऑर्थोपेडिक टेस्ट होता है क्या, ठीक है। तो जो राइट बन आंसर देता है वो कौन सा देता है, हमेशा क्या कहते हैं एलन टेस्ट यूज़ किया जाता है। कभी भी जब आप किसी भी अल्नार आर्टरी वगैरह से कुछ सैम्पलिंग वगैरह कर रहे हो या कैथेटर लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको एलन टेस्ट करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वहाँ का पता चल जाता है कि वहाँ की जो आर्टरी वगैरह है वो अच्छे से सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे पहले जब एबीजी भी करते हैं, यदि आप एबीजी भी कर रहे हैं तो आप भी एबीजी में भी क्या करते हैं कि अल्नार टेस्ट वो एलन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। हमेशा ये जो एलन टेस्ट होता है उसमें ये ध्यान देने वाली बात होती है कि आपका जो जितने भी जो फिंगर्स वगैरह है वहाँ पे आपका ब्लड सप्लाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है, इसीलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, द राइट आर्टेरियल वोट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज़ यूज्ड फॉर ऑल द फॉलोइंग पर्पस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है या मैं क्या बोलते हैं, मॉनिटर सेंट्रल वीनस प्रेशर रहेगा क्या, ठीक है। इंजेक्टेबल ऑफ द फ्लूइड ऑफ द कार्डियक आउटपुट डिटर्मिनेशन रहेगा क्या, या बात करें इन्फ्लेक्शन एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बलून रहेगा क्या, या विड्रॉ ऑफ द ब्लड स्पेसिमेन रहेगा क्या, ठीक है। तो राइट एट्रियल पोर्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर यूज्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है। तीन तो ऐसी कंडीशन है कि जिसके लिए यूज़ किया जाता है, और दो एक ऐसी कंडीशन है जिसके लिए क्या करा है कि जिसके लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द बलून, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में कोई भी कैथेटर के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के लिए कोई भी कैथेटर हम यूज़ नहीं करते, बट मॉनिटर सेंट्रल वीनस प्रेशर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन ऑफ द फ्लूइड ऑफ द कार्डियक आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लेशन एंड द डिफ्लेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लिए क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें 48 नंबर के क्वेश्चन का, ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन द ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द। तो जब हम ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं तो प्लेस ट्यूब कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लेरिंग्स में होना चाहिए, ब्रोंकाई में होना चाहिए, ट्रेकिया में होना चाहिए, स्टोमक में होना चाहिए। तो ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन द ट्यूब इज प्लेस्ड इनटू द। तो जब भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो जो आपका ट्यूब होता है वो कहाँ इंसर्ट होता है, ठीक है। तो ट्रेकिया में होता है, ठीक है। आपका जो ट्रेकिया को क्या क्या बोला जाता है, ट्रेकिया को बोलते हैं विंड पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। जो जहाँ पे जो ट्रेकिया होता है वो आपका वाई फॉरवर्ड होता है, मतलब जो डिवाइडेड होता है उसके ऊपर जो थोड़ा सा यहाँ पे पाया जाता है उसको कैरिना भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेरिंग्स में नहीं होता है, ब्रोंकाई में नहीं होता है, ट्रेकिया में अवश्य होता है, ठीक है। और एंजी ट्यूब होता है, एंजी ट्यूब का जो भी प्लेसमेंट वगैरह पूछता है तो एंजी ट्यूब का प्लेसमेंट किस में देखने को मिलता है, स्टोमक में पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन का, लास्ट वन जो क्वेश्चन आज के लिए रहने वाला, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक डेट ओकर पोस्ट ऑपरेटिव इज कॉल्ड एज। तो इसको पैरालाइटिक इलियस बोला जाता है। यदि किसी पेशेंट का डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको पैरालाइटिक इलियस बोला जाता है, ठीक है। कर्लिंग सिंड्रोम नहीं होता है, मैक्यूमी इलियस नहीं होता है, सिम्टोमेटिक इलियस नहीं होता है, वो कर्लिंग से पैरालाइटिक इलियस ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो मैंने आज 25 क्वेश्चन डील करवाए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो भी मध्य प्रदेश NHM के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो के लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन में देखना है, व्हाट्सअप का एक चैनल देखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, फिर आपको हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो आपको वहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे ही पेपर जितने भी अभी तक 2019, 20, 21 के जितने भी पेपर हुए हैं सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज का क्लास हमारा समझ में आया होगा, इससे आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया आपके
हो गया होगा कि किस टाइप से आपसे एनएचएम मध्य प्रदेश आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, कैसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बट क्या है कि क्वेश्चन को एक लाइन में पुट अप कर दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आने वाला जो एनएचएम एग्ज़ाम है वो भी आपसे ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा, और जितना हो सके आप एमसीक्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के ज़्यादा समय नहीं बचा है। और अपना जितना भी स्टडी है उसको भी बहुत अच्छे से कंटिन्यूशन में बनाए रखिएगा, किसी की बातों में नहीं आना है, और ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं जाना है जिसकी वजह से क्या कि आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से अच्छे से स्टडी करना है, अपने पे भरोसा रखना है। वो जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। अभी क्या है कि ज़्यादा टेंशन मत होना, एग्ज़ाम 7 तारीख को ही आपका हो जाएगा, अभी भी काफ़ी दिन आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से स्टडी करना, अभी भी काफ़ी दिन है, अभी भी एक अच्छे से आप प्लान बना सकते हो कि कितना सब्जेक्ट कितने दिन में आपको कवर करना है। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपना स्टडी बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से करिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको स्टडी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको किस स्टडी रिगार्डिंग कुछ अपडेट नहीं मिलता है, कंटेंट नहीं मिलता है, तो उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, और उनकी वजह से यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेटिस्फेक्शन का बात रहेगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक बने रहिएगा आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे, और सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एनएचएम पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।